मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना विषय है इटली का एकीकरण। प्राचीन काल से ही यूरोप के महत्वपूर्ण राष्ट्रों में माना जाता है। यह विश्व के महानतम साम्राज्य और वैभवशाली सभ्यता के जन्मस्थली रहा है। इसे रोमन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रभाव हुआ, लेकिन रोमन साम्राज्य जब अपने यश और गौरव की पराकाष्ठा पे था, तब इसकी तुलना यूरोप के किसी राष्ट्र से नहीं की जा सकती थी। इस यश और गौरव को कालांतर में इटली वासी अपने अंदर महसूस करते थे और उसे पुनः प्राप्त करने एवं जिन यश गाथाओं को अपने पूर्वजों से वे सुनते आ रहे थे, उन्हें पुनर्जीवित करने की उनकी प्रबल आकांक्षा थी। यूरोप में ईसाई धर्म की पताका फहराने और उसे मजबूत करने का श्रेय भी रोमन साम्राज्य को प्राप्त था। ईसाई धर्म के सर्वोच्च अधिकारी पोप के आर्थिक कार्यों का केंद्र रोम बन चुका था। इसीलिए इटली का यूरोपीय साम्राज्य में भावनात्मक दृष्टि से महत्व कम नहीं हुआ। पुनर्जागरण युग के दौरान भी इटली यूरोपीय समाज के सांस्कृतिक दृष्टि से केंद्र स्थल रहा, किंतु इसके उपरांत जहां यूरोप के अन्य राष्ट्रों में विकास की गति अधिक रही, इटली इस दृष्टि से पिछड़ता गया। ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक के शब्दों में इटली 1815 ईस्वी में राजनीतिक दृष्टि से यूरोपीय मानचित्र में महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गया। 19वीं शताब्दी के यूरोप में जहां अनेक राष्ट्रों में गतिशील वैचारिक धाराएं प्राचीन राजतंत्रीय मान्यताओं को अमान्य कर रही थी, वहां मानवीय स्वतंत्रता के मूल्यों को पुनर्जीवित कर प्रतिनिधि शासकीय परंपराओं की बुनियाद रख रही थी। वहां दूसरी तरफ प्रतिक्रियावादी शक्तियां यथास्थिति बनाए रखने के प्रयास में राजतंत्रीय प्रणाली को जीवित रखना चाहती थी। इन विरोधी शक्तियों के संघर्ष के दौरान इटली का एकीकरण हुआ। इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली का यूरोप से संबंध केवल उत्तर की ओर से इटली 3 तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है। पूर्व में एड्रियाटिक सागर, पश्चिम में टिटेनियन सागर और जेनेवा की खाड़ी, दक्षिण में इटली के एक ओर ट्यूरेंटा की खाड़ी है और दूसरी ओर सिसिली का द्वीप है। नेपल्स और सिसिली के मध्य में मसीना का जलडमरू मध्य है। सार्डिनिया भूमध्य सागर का इटली के पश्चिम में सबसे बड़ा द्वीप है। इस प्रकार इटली के 3 पड़ोसी देश हैं। उत्तर पश्चिम में निस और सेवाई की सीमाओं के साथ फ्रांस है। उत्तर दिशा में स्थित स्विट्जरलैंड और उत्तर पूर्व में वेनेशिया की ओर मिलता हुआ देश ऑस्ट्रिया है। इटली की इस विचित्र भौगोलिक स्थिति के साथ ही यह भी विशेषता थी कि यह अनेक भाषाओं और वर्गों में बटा हुआ था। इटली 1815 ईस्वी में 4 भौगोलिक राजनीतिक भागों में बटा हुआ देश था। राजतंत्र के प्रभाव वाला उत्तरी इटली, दूसरा विदेशी प्रशासन वाली पो घाटी वाला इटली, तीसरा पोप के प्रशासन वाला मध्य इटली, चौथा दक्षिण इटली के जिसमें नेपल्स और सिसिली थे। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की देन। ऑस्ट्रिया हंगरी के विशाल साम्राज्य के अधीन अधिकांश इटली का भाग बटा हुआ था। फ्रांस में राज्य क्रांति के फलस्वरूप उपजे विचारों से यूरोप के राजतंत्रों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया था। फ्रांस और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों, जिनमें विशेषतः ऑस्ट्रिया का था, के मध्य आपस में युद्ध फ्रांस में राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारंभ हो गया था। नेपोलियन ने इन युद्धों में फ्रांस का नेतृत्व क्रांति जनित विचारों को स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। बाद में चलकर वस्तुतः उसके विचारों में परिवर्तन आया और उसका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी हो गया। प्रारंभ में नेपोलियन की सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को जब विजित किया तो इटली वासी उसे उदारक की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि नेपोलियन ने सामंतवाद के अंत की घोषणा की और आंतरिक व्यापार में लगे हुए प्रतिबंध का अंत भी किया।
साथ ही उसने इटली वासियों को उनके गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण कराया। प्रशासकीय दृष्टि से इटली पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने उत्तरी इटली पर सिस अल्पाइन गणराज्य स्थापित कर इटली वासियों को संगठित करने में सहयोग प्रदान किया। उसने इटली में राष्ट्रवाद तथा लोकतंत्र की भावना को विकसित किया। नेपोलियन ने निसंदेह इटली को प्रशासकीय, राजनीतिक, आर्थिक और वैधानिक व्यवस्था दी। यह एक अलग बात है कि इटली को एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। वियना सम्मेलन। नेपोलियन के पतन में सहयोगी विजेता राष्ट्रों के संघ ने नेपोलियन द्वारा लाए गए यूरोप के मानचित्र में फेरबदल को ठीक करने का फैसला किया। उनका उद्देश्य प्राचीन राजवंशों को स्थापित करना तथा नई राष्ट्रीय भावना से प्रेरित शक्तियों को ध्यान में नहीं रखना था। यह संभावना कि इटली वासियों के लिए वियना सम्मेलन में सहानुभूतिपूर्ण विचार होगा साकार नहीं हुई। हैब्सबर्ग राजवंश, जिसका ऑस्ट्रिया हंगेरिया पर अधिकार था, इस राजवंश का प्रभुत्व फिर इटली पर कायम हो गया। इस वियना व्यवस्था के निर्णय के अनुसार पहला, ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी पर पुनः अधिकार कर लिया। वेनेशिया क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार इटली से छीनकर नीदरलैंड को दे दिया गया। पार्मा, मोडेना और टस्कनी में पुनः हैब्सबर्ग वंश के राजकुमार राज्य करने लगे। तीसरा, पोप के प्रदेश पुनः पोप को सौंप दिए। पोप का एकाधिकार फिर उन क्षेत्रों पर हो गया। चौथा, जेनेवा और सेवाय का भाग पिडमांट को दे दिया गया और सार्डिनिया का क्षेत्र भी पिडमांट के राज्य में मिला दिया गया। पांचवा, बूर्बो यानी फ्रांस राजतंत्र नेपल्स में पुनः स्थापित किया गया और उसे मजबूत करने के लिए सिसिली का द्वीप सौंप दिया गया। प्राकृतिक रूप से इटली का यह क्षेत्र उत्तरी क्षेत्रों से भिन्न था। वियना सम्मेलन के प्रमुख राष्ट्रों का ध्येय इटली में पोप की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। फ्रांस के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना तथा उदारवादी विचारधारा के विरुद्ध राजतंत्रों का पोषण करना था। इटली वासियों को वियना सम्मेलन से कोई न्याय नहीं मिला। उन्हें अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए 1870 ईस्वी तक एक लंबा संघर्ष छेड़ना पड़ा। इस सम्मेलन के उपरांत इटली में ऐसे तत्व दिखाई दिए जिन्होंने इटली के एकीकरण की भूमिका तैयार करने में सहयोग दिया। इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यवधान। पहला है ऑस्ट्रिया की इटली में उपस्थिति। एक शक्तिशाली पड़ोसी राष्ट्र की हैसियत से ऑस्ट्रिया का इटली के प्रमुख प्रांतों पर नियंत्रण तथा ऑस्ट्रिया द्वारा स्वतंत्रता की भावना को कुचलना। सेकंड, इटली के मध्य पोप के राज्यों को यूरोपीय राज्यों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए उसे उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली के संबंध बनाना मुश्किल था। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से इटली का दक्षिणी भाग अविकसित और पिछड़ा हुआ था, इसलिए इटली के एकीकरण में कठिनाइयाँ थी।